नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। यानी कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि जी की इकाई क्या होती है? यानी कि जी की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जी की इकाई होता है। ये जो जी है ना, ये कैपिटल जी है। इसका मान कितना होता है? तो 6.67 गुना 10 टू द पावर -11। क्या होता है? 6.67 गुना 10 टू द पावर -11 कैपिटल जी का मान होता है। और इसके आगे लगा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक होता है स्मॉल जी। ठीक है, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये स्मॉल जी का मान होता है और कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुना 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो एक वस्तु का जो वजन है सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। कहाँ होता है? यानी कि वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरित पूरा किया जाता है तो डीएनए द्वारा। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना, ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये डीएनए द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। एक होता है आरएनए, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है आपके सामने। अगला सवाल है कि उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो उच्च तापमान जो है ये पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? यानी कि उच्च तापमान पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है कि गतिमान वस्तु में होती है तो गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? यानी कि गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का इंग्लिश क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एम यहाँ पे क्या है? तो एम मास है और वी क्या है? तो वी है वेलोसिटी। यानी कि गतिमान वस्तु में क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। आपको पता होगा प्लेटिनम का संकेत क्या होता है? पीटी होता है और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या क्या होता है? 78 होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। अच्छा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। अगर आपसे पानी का पूछेगा तो पानी का होता है 1.33 पानी का ये अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो सबसे कठोर धातु कौन सी है? हीरा। ठीक है, सॉरी, सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो वो है हीरा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर यानी कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दूरबीन का। अच्छा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बैरोमीटर का क्या उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि जल का आयतन सबसे कम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल का आयतन सबसे कम होता है। ठीक है, अच्छा, जल में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो बी और सी। ठीक है, बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पानी में यानी कि वसा में पूछेगा तो ए डी ई के, यानी कि ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है और पानी में होता है बी और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम। ठीक है, यानी कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है ये जड़त्व का व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कि अल्फांसो है तो आम का एक प्रकार है। ठीक है, क्या है? अल्फांसो जो है ये आम का एक प्रकार है। नेक्स्ट है कि गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो गति के नियमों की खोज किया था न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने गति के नियमों का खोज किया था। गति के कितने नियम है? तो गति के 3 नियम है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। अगला सवाल है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु क्या है? तो ऑस्मियम, जिसका संकेत होता है OS। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु है लिथियम, इसका संकेत होता है Li, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती। ठीक है, पत्ती जो है, पौधों का कौन सा अवयव जो है प्रश्वसन का कार्य करता है? तो वो करता है पत्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी होती है? तो विटामिन B6, यानी कि विटामिन B6 की कमी से छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है? तो लाइम, सिलिका और एलुमिना। यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में क्या क्या शामिल है? लाइम शामिल है, सिलिका शामिल है और एलुमिना शामिल है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज में। ठीक है, कहाँ स्रावित होता है? यानी कि इंसुलिन जो है ये पैंक्रियाज में होता है। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए आपके सामने अगला सवाल क्या रहता है। ठीक है, तो अगला सवाल है आपके सामने कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक पदार्थ क्या था? तो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। क्या था? यूरिया जो है सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक पदार्थ था। अच्छा, ये बताइए कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CO NH2 क्या होता है? NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। अच्छा, नाइट्रोजन में यूरिया कितना परसेंट पाया जाता है? यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन जो है 46% पाया जाता है। कितना परसेंट? 46% पाया जाता है यूरिया में नाइट्रोजन। अच्छा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ठीक है, अगर ऑक्सीजन पूछेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा यानी कि CO2, तो CO2 पाया जाता है 0.03%। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन 21%। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है, सूर्य 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है किसमें? तो सूर्य में, इसीलिए नाभिकीय संलयन पर काम करता है सूर्य। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यानी कि बैटरियों में लेड भंडारित जो बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि कोण की इकाई मात्रक होता है? तो रेडियन। ठीक है, यानी कि कोण की जो इकाई होता है वो क्या होता है? वो रेडियन होता है। नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है, यानी कि क्रायोजेनिक इंजनों का जो प्रयोग है किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है। अगला सवाल है कि द्रव में पृष्ठ तनाव होता है, तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। ठीक है, यानी कि द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। नेक्स्ट है कि 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, तो मैडम क्यूरी ने, यानी कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दिया गया था। ठीक है, यानी कि प्रथम महिला 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तो वो है मैडम क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो ये प्रोटीन की है। ठीक है, यानी कि दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन की। अच्छा, सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सोयाबीन और मशरूम में। ठीक है, वो भी उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि यकृत द्वारा स्रवित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। ठीक है, यकृत द्वारा स्रवित पित्तरस जो है ये कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय। यकृत को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीवर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रस्वेदन
शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, यानी कि प्रस्वेदन जो है ये शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला सवाल है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो वाहनों के पीछे को दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका दर्पण का, उत्तल दर्पण का। और हजामती के लिए यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। और पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है कि गैसीय अवस्था में पदार्थों का संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा है। तो साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि टमाटर में, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दूध में लैक्टिक एसिड, ठीक है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है। तो CO2 94% और CH4 30%। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। यानी कि किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रिज शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को क्या कर सके, तो ठंडा कर सके। नेक्स्ट है कि एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या होती है, तो बढ़ जाती है, इसीलिए दोलन काल बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे कि अगला सवाल है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो किग्रा पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है किग्रा पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के, यानी कि 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 1 जूल बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर लिख सकते हैं बराबर 10⁻7 अर्ग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या ऐसा काम है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है, यानी कि रेशम के कीड़े का पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। अच्छा ये बताइए कि रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है चीन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, चीन में। चीन प्रथम स्थान पे है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो भारत के कर्नाटक राज्य में। ठीक है, भारत के कर्नाटक राज्य में रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि ध्वनि तरंगे हैं आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। क्या है, ध्वनि तरंगे क्या है, तो आंशिक लंबवत है और आंशिक तिर्यक है। नेक्स्ट है कि किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है, तो अल्टीमीटर का। ठीक है, यानी अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई नापने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात है। इसको कहा जाता है, जो ओम का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहा जाता है, तो ओम का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है, तो उत्तल लेंस। यानी कि कैमरे में और पीछे वाहन के पीछे को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कैमरे में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अगला सवाल। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण दिशा। ठीक है, यानी कि एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, तो वह दिशा क्या है, तो उत्तर दक्षिण दिशा है। नेक्स्ट है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होगा, तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। तो फोकस की दुगनी लंबाई पर। ठीक है, यानी कि फोकस की दुगनी लंबाई पर रखने पर एक मूल आभासी स्थिति उत्तलोत्तर द्वारा समान आकार में पाई जा सके। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है कि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर ज्वारमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसीलिए ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है तो प्रकाश वर्ष, यानी कि किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, तो चालन के प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, धातुएं जो है चालन के प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि वायु को आर्द्रता मापने के लिए किस माप यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे। तो देखिए अगला सवाल है आपके सामने। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है कि अगला सवाल है कि किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो लोटनिक घर्षण का मान। ठीक है, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा, तो विराम का जड़त्व। क्या कहलाएगा? विराम का जड़त्व। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। यानी कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सवाल है कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि दांतों के डॉक्टरों को जो होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दांत के डॉक्टर। नेक्स्ट है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, तो दृष्टि पटल, जिसको हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो है क्या कहलाता है, दृष्टि पटल कहलाता है। नेक्स्ट है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। ठीक है, यानी कि पहाड़ों पर जो पानी है ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट है कि बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो नियत तापमान पर। ठीक है, यानी कि बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो नियत तापमान पर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे। तो देखिए अगला सवाल है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद की जो आकृति है यह गोलाकार होती है। नेक्स्ट है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो नीचे की ओर। यानी जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो तो क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट नीचे जा रही हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है। सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो एक यूनिट ऋणावेश। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एक यूनिट ऋणावेश वहन करता है। नेक्स्ट है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है, इसका कारण है परावर्तन। ठीक है, यानी कि परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, जबकि गीला बालू धुतहीन होता है। नेक्स्ट है कि नॉट का उपयोग होता है तो जलयानों की गति मापने में। ठीक है, नॉट का जो उपयोग होता है ये जलयानों की गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि मनुष्यों के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है, तो गामा किरणें। ठीक है, ये जो गामा किरणें हैं ना ये मनुष्यों के लिए सबसे हानिकारक विकिरण माना जाता है। नेक्स्ट है कि एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। क्या करता है? एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला सवाल क्या है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर। यानी कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समान ताप के दो गेंद टकराने से किस राशि का संरक्षण होता है, तो संवेग राशि का। किसका होता है? संवेग राशि का संरक्षण होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भ्रमण गति ठीक है कितनी होती है, तो 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। यानी कि पृथ्वी की जो भ्रमण गति होती है 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या रहा आपके सामने।
देखिए अगला सवाल है कि तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतुलित तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण, यानी कि तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट है कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक वो क्या है? टेस्ला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर अगला देखेंगे। तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल है कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा? तो अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है। ठीक है, यानी किसी घड़ी के लोलक की जो लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है वो घड़ी पीछे हो जाती है। नेक्स्ट है कि रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण। ठीक है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? रेखीय संवेग का संरक्षण जो है ये रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, अगला नंबर सवाल है कि एक बार बराबर होता है तो 10⁵ पास्कल के, यानी कि एक बार जो है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है तो बेंजीन। ठीक है, यानी कि फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6। अगर आपसे चीनी का पूछेगा तो C12H22 हो गया, C12H22O11 होता है चीनी का। ठीक है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल क्या है आपके सामने? अगला सवाल है कि पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है? तो उच्च ताप। ठीक है, यानी कि पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च ताप को मापने के लिए। नेक्स्ट है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि क्या होगी? तो दोगुनी हो जाती है। जब लोलक घड़ी की जो लंबाई है अगर उसका 4 गुनी करेंगे तो क्या होगा? तो उसकी जो समयावधि है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? यानी कि एक दिशा में, यानी कि डायोड की जो धारा है कितने दिशा में बहता है? एक दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। ठीक है, हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? 2.42। नेक्स्ट है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में। ठीक है, कार्बोरेटर जो है ये किस में होता है? तो ये पेट्रोल इंजन में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, यानी कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम जो है प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है कि द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है तो वस्तु के भार पर। ठीक है, यानी कि द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल जो है वो वस्तु के भार पर कार्य करता है। अच्छा, उत्प्लावन बल क्या होता है? तो उत्प्लावन बल वो बल है, ये उत्प्लावन जो बल है जो पानी के अंदर लगता है। अगर आप नदी में नहा रहे हो, ठीक है, अगर नदी में नहाते वक्त पानी के अंदर आप किसी ईंट को उठाते हैं, ईंट या पत्थर को उठाते हैं तो पानी के अंदर हल्का लगता है, लेकिन जब पानी की सतह से ऊपर उठाते हैं तो भारी लगने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि पानी के अंदर पानी के अंदर दो बल लगता है। एक पहले आप उठा रहे वो बल, दूसरा बल है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल हो जो है ये ऊपर की ओर लगाता है। ठीक है, इसी कारण से पानी में कोई सी वस्तु को उठाने से हल्का लगता है। ठीक है दोस्तों, तो किस बल के कारण? तो उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर के तापक्रम पर किसी भट्टी का जो तापक्रम है वो मापा जाता है। नेक्स्ट है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो ग्रेगर मेंडल। यानी किसके द्वारा? तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया है। नेक्स्ट है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71%। यानी कि सूर्य जो है दो तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन हो गया और एक हीलियम हो जाता है। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। यानी कि सूर्य में हाइड्रोजन 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और हीलियम जो है 26% पाया जाता है और बाकी अन्य गैसें पाई जाती है। यानी कि सूर्य दो तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है वो देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है
कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। क्या होता है? यानी कि जब किसी पिंड की गति जो है दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होगा? तो वो भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये ओजोन अवक्षय से संबंधित है। ठीक है, यानी कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये ओजोन अवक्षय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी, यानी कि आप हरी सब्जी ज़्यादा खाइएगा तो आपसे लोहा ज़्यादा प्राप्त होगा। यानी कि सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी। लोहा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लोहा का संकेत क्या होता है? Fe, और जिसे एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो पानी का। ठीक है, यानी कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सी पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो पानी का क्षय होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? तो ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रकाश की गति तुलना में रेडियो की जो तरंग की गति होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला सवाल है कि किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन का, यानी कि हाइड्रोजन जो ईंधन है इसका उच्च कैलोरीफिक मान होता है। नेक्स्ट है कि 1 किलो बाइट्स बराबर होता है 1024 बाइट्स के बराबर, यानी कि 1 किलो बाइट जो है ये 1024 बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है? तो पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ना, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो सदैव अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो सदैव अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC। ठीक है, जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट कि मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट है। क्या है? यानी कि मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा, लाल। ठीक है, यानी कि रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा, लाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उस क्या होगा? तो आकार घट जाता है। यानी कि जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रमुख प्रदूषक क्या है? तो शोरगुल। ठीक है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? तो शोरगुल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है। अगला सवाल है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 और NO2 के कारण। ठीक है, SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि आज का लास्ट पदार्थ कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है ये बायोगैस का प्रमुख घटक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस। ठीक है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।